प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको सप्तम अध्याय जन आंदोलन के उदय के अंतर्गत भारत में स्त्रियों के उत्थान के लिए उठाए गए कदम के विषय में चर्चा करूँगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिनमें प्रमुख सुधार जो है इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है महिला अपराध प्रकोष्ठ तथा परिवार न्यायपालिका। इस विभाग का मुख्य कार्य महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सुनवाई करना तथा विवाह, तलाक, दहेज व पारिवारिक विवादों को सुलझाना है। दूसरा जो कदम उठाया गया, सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की भर्ती। वर्तमान में लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाती है। वायुसेना, नौसेना तथा थल सेना अर्थात सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में भी अधिकारी पदों पर स्त्रियों की भर्ती पर लगी लोग को हटा दिया गया है और सभी क्षेत्रों में महिलाएं कार्य कर रही हैं। तीसरा जो कदम उठाया गया, स्त्री शिक्षा के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्त्री शिक्षा का काफ़ी विस्तार हुआ है। चौथा जो कदम उठाया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग। सन 1990 के एक्ट में एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक और असम राज्यों में भी महिला आयोग की स्थापना की जा चुकी है। ये आयोग महिलाओं पर हुए अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण तथा अपहरण के मामलों की जांच पड़ताल करते हैं और सभी राज्यों में महिला आयोग स्थापित किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। नंबर 5 कदम जो उठाया गया, महिला आरक्षण। महिलाएं कुल आबादी की लगभग 50% हैं, परंतु सरकारी कार्यालयों, संसद, राज्य विधानमंडलों में इनकी संख्या बहुत ही कम है। सन 1993 के 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडलों में भी इस तरह आरक्षण किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों द्वारा ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे महिलाओं को अपनी पूर्ण क्षमता को पहचानने का मौका मिले और उनका पूर्ण विकास हो। दूसरा, महिलाओं द्वारा पुरुषों की भांति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक सभी क्षेत्रों में समान स्तर पर भी मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का कानूनी और वास्तविक उपभोग हो। नंबर 3, स्वास्थ्य देखभाल, प्रत्येक स्तर पर उन्नत शिक्षा, जीविका एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक पदों आदि में महिलाओं को समान सुविधाएं प्राप्त हों। नंबर 4, न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाकर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के अत्याचारों का उन्मूलन करना। बच्चों, इसके पश्चात महिला सशक्तिकरण के साधन के रूप में संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था। महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया जाए। प्रायः सभी राजनीतिक दल, महिला संघ व सामाजिक संगठन निरंतर इस बात पर बल देते रहे हैं कि जब तक स्थानीय संस्थाओं, विधानमंडलों और संसद में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित नहीं किए जाते, तब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल निर्वाचित पदों का 1/3 भाग आरक्षित कर दिया गया है। इससे महिला सशक्तिकरण आंदोलन को बल मिल रहा है। संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के 1/3 स्थान सुरक्षित रखने के लिए कई बार प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन इसमें अब तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अब बच्चों, पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण के पक्ष में तर्क क्या हैं?
सबसे पहला तर्क है, ये संस्था तभी सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है जब इसके संगठन में पुरुष और स्त्रियां दोनों को स्थान मिले। नंबर 2, यदि स्त्रियों को पंचायतों में आरक्षण दिया जाता है तो पंचायत और अधिक लोकतांत्रिक संस्था बनेगी तथा लोगों का उस पर विश्वास बना रहेगा, क्योंकि स्त्रियां शारीरिक रूप से निर्बल होती हैं। इस कारण भी उनको अपनी सुरक्षा के लिए पंचायतों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। नंबर 3 तर्क है, ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है। यदि पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाती हैं तो इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी तथा उन्हें राजनीतिक शिक्षा भी मिलेगी। आरक्षण व्यवस्था। पहला पक्ष में तर्क, सामाजिक सम्मान में वृद्धि। आरक्षण की नीति के फलस्वरूप कमजोर वर्ग के लोग सार्वजनिक सेवा के किसी भी उच्च पद को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे, जिससे उनके सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी। नंबर 2 तर्क है, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि। आरक्षण की नीति के कारण समाज के उच्च वर्गों के साथ साथ निम्न वर्गों को भी शासन प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाने का अवसर मिलता है। तीसरा जो तर्क है, राजनीतिक चेतना में वृद्धि। कमज़ोर वर्गों के शिक्षित लोग अब अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति पहले से अधिक जागरूक हैं। चौथा जो तर्क दिया जाता है, आर्थिक उन्नति में सहायक। आरक्षण की नीति से समाज के गरीब वर्गों के लिए वर्षों से रुके हुए व्यवसाय के अवसर खुलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति होगी। अब बच्चों, आरक्षण के विपक्ष में तर्क क्या है? सबसे पहला तर्क है, समानता के सिद्धांत के विरुद्ध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु आरक्षण की व्यवस्था इस समानता के विरुद्ध है। नंबर 2, जातीयता भेदभाव को बढ़ावा। इस व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए जातिवाद को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। नंबर 3, आरक्षण का लाभ सभी को एक समान रूप से नहीं। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के सभी लोगों को नहीं मिल पाया। इसके लाभ इन जातियों के एक छोटे वर्ग ने ही उठाया है। चौथा जो तर्क है, निर्भरता को बढ़ावा। आरक्षण के कारण अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों की आत्मनिर्भरता में कमी हुई है। अब बच्चों, इसके पश्चात हम टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध आंदोलन के विषय में चर्चा करते हैं। टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध चलने वाला आंदोलन भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन माना जाता है। टिहरी बांध योजना का विरोध करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र दत्त सखलानी के नेतृत्व में टिहरी बांध परियोजना विरोधी संघर्ष समिति का निर्माण किया गया था। टिहरी बांध में टिहरी शहर के पानी में डूबने का खतरा था। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने इस परियोजना का विरोध करने के लिए आमरण अनशन किया तथा प्रधानमंत्री द्वारा इस परियोजना की समीक्षा के आश्वासन पर ही उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ा था। इसके बाद बच्चों, मंडल आयोग एवं उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थीं, इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले मंडल आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को किया गया। इस आयोग का मुख्य कार्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की पहचान करना तथा उनके विकास के लिए सुझाव देना था। मंडल आयोग ने 13 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार से थीं। पहली सिफारिश थी, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए। दूसरी सिफारिश थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए बनाए गए कार्यक्रम के लिए धन केंद्र सरकार को देना चाहिए। तीसरा जो सिफारिश थी, भूमि सुधार शीघ्र किए जाएं ताकि छोटे किसानों को अमीर किसानों पर निर्भर न रहना पड़े। नंबर 4, अन्य पिछड़े वर्गों को लघु उद्योग लगाने के लिए सहायता दी जाए तथा उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाए। नंबर 5 सिफारिश थी, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए विशेष शिक्षा
योजनाएं लागू की जाएं। इसके पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु क्या प्रयास किए गए हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन कर सकती है। पहली बार सन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में इस प्रकार का आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने 2399 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल करने की सिफारिश की। सन 1978 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में इस आयोग ने 3743 प्रजातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल किया। इसके अलावा आयोग ने 27% नौकरियों अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने की सिफारिश की। सन 1998-99 में निम्न प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रयास किए गए हैं। सबसे पहला है परीक्षा पूर्व कोचिंग अन्य पिछड़ा वर्ग के उन लोगों के बच्चों के लिए जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम हो। दूसरा जो प्रयास किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़के लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा। नंबर 3 प्री मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ। नंबर 4 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ। नंबर 5 सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक दशा सुधारने के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता करना। अब बच्चों, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण हेतु क्या योजनाएं बनाई गई। सबसे पहली जो योजना है, शिक्षा के क्षेत्र में सभी राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उच्च स्तर तक शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में इनके लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। नंबर 2 तीसरी पंचवर्षीय योजना में छात्राओं के लिए छात्रावास योजना प्रारंभ की गई। नौकरियों में आरक्षण के अलावा रोजगार दिलाने में सहायक प्रशिक्षण एवं निपुणता बढ़ाने वाले कई कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए। नंबर 3 सन 1987 में भारत के जनजाति सहकारी बाजार विकास संघ की स्थापना की गई। सन 1992-93 में जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की गई। नंबर 4 जो है मार्च 1992 में बाबा साहब अम्बेडकर संस्था की स्थापना की गई। इन सब के अलावा इस समय 194 जनजातीय विकास योजनाएं चल रही हैं। बच्चों, अब सूचना के अधिकार के आंदोलन के विषय में आपको बताते हैं। जन आंदोलनों की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है सूचना के अधिकार का आंदोलन। ये आंदोलन सरकार से एक बड़ी मांग को पूरा करने में सफल रहा है। आंदोलन का प्रारंभ सन 1990 में हुआ और इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया। राजस्थान में कार्यरत इस संगठन ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली तनख्वाह के रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया जाए। यह मांग राजस्थान के बेहद पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई थी। इस कार्य में ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। वास्तव में उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि निर्माण कार्य के दौरान दी जाने वाली मजदूरी में काफ़ी गड़बड़ी की गई है। आंदोलन के दबाव में आकर राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया। नए कानून के अंतर्गत जनता को पंचायत के दस्तावेजों को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। अधिनियम में संशोधन के बाद पंचायतों के लिए बजट, लेखा, खर्च, नीतियों और लाभार्थियों के संबंध में सार्वजनिक घोषणा करना आवश्यक कर दिया गया। अब पंचायतों को इन मदों के संबंध में अखबार या नोटिस बोर्ड में सूचना देनी होती थी। सन 1996 में MKSS यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस कार्रवाई का उद्देश्य सूचना के अधिकार को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना था। इससे पूर्व उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, प्रेस काउंसिल तथा
शौरी समिति ने सूचना के अधिकार का एक प्रारूप तैयार किया। सन 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ था। यह अधिनियम काफ़ी कमज़ोर था, जिसे प्रयोग में नहीं लाया गया। सन 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक ने सदन में रखा गया। जून 2005 में इस विधेयक ने राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कानून का रूप धारण कर लिया है। बच्चों, इस विषय से संबंधी जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं वो कॉपियों में लिखें और याद करें। आगे बढ़ें। धन्यवाद।